ये जो दुख दर्द की कहानी है, सब मोहब्बत की मेहरबानी है। एक मुद्दत से सुनता आया हूँ, 4 दिन की ही जिंदगानी है। ख़त्म दुनिया अभी नहीं होगी, आज भी कुछ नदी में पानी है। और मुझसे तहज़ीब मत अलग कीजिए, मुझसे तहज़ीब मत अलग कीजिए, बाप दादा की ये निशानी है। सचमुच ज़िंदगी 4 दिन की है, तो क्यों ना 4 बातें की जाए और उनसे बात की जाए जिन्होंने इन पंक्तियों को रचा है। आज हमारा सौभाग्य है वीएनएम के टीवी में, आज देखिए हमारे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। आदरणीय सुशील ठाकुर साहब, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद राखी जी, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है वीएनएम टीवी में आकर, बहुत अच्छा लग रहा है जी। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारा सौभाग्य है, क्योंकि साहित्यकार सृजनकार लोग जब आते हैं तो स्टूडियो की जो रौनक है वो अलग ही होती है। हमने आपको बहुत सुना है और बहुत पढ़ा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वीएनएम टीवी के माध्यम से आप और लोगों तक भी पहुँचें। और सुशील साहब के बारे में मैं बता दूं कि आप मुख्य प्रबंधक कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का जो उपक्रम है उसमें ज़िला गोड्डा से आप रिटायर हुए हैं अभी हाल ही में। और आपने संगीत में भी बहुत महारत हासिल की है। आपने संगीत विशारद किया है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से, और चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से भी आपने किया है शास्त्रीय संगीत में। जब आप उनको सुनेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि संगीत को किस शिद्दत से आप चाहते हैं और कैसा रियाज करते हैं। तो सर एक बार पुनः आपका स्टूडियो में स्वागत है। और जैसा कि मैं जानती हूँ कि आपकी आदत है कि कुछ मंगल कार्य हो रहा होता है तो आप गुनगुनाते रहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज हमारे दर्शकों के साथ क्यों ना मंगल गीत से शुरुआत की जाए। ज़रूर ज़रूर राखी जी, मुझे ये जो शर्फ हासिल हुआ है इसके लिए इस टीवी चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मैं मंगल गीत से ही प्रारंभ करता हूँ कि शुभ दिन है यह आओ सखी रे, मंगल गान सुनाओ सखी रे, मंगल गान सुनाओ। शुभ दिन है यह आओ सखी रे, मंगल गान सुनाओ। स्वर्ण कलश पर आम्र के पल्लव, नवल पखेरु नूतन कलरव, शिर मुख तिलक लगाओ, शिर मुख तिलक लगाओ सखी रे, मंगल गान सुनाओ। शुभ दिन है यह आओ सखी रे, मंगल गान सुनाओ। क्या बात है, क्या बात है। और अब आपके मंगल गीत के सुर हमारे स्टूडियो में तो गूंज ही रहे हैं और बहुत दूर दूर तक भी पहुंच रहे हैं। बहुत सुंदर गाते हैं आप। तो मैं क्यों ना इससे ही शुरू करूं कि अक्सर देखा गया है लोग बहुत अच्छे शायर होते हैं या बहुत अच्छे गीतकार होते हैं या बहुत अच्छे संगीतकार, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है आपके अंदर, आप गीत भी बहुत अच्छे लिखते हैं, गज़लें बहुत अच्छी कहते हैं और संगीत भी आप बहुत अच्छा। तो ये तीनों चीज़ों में आपको बचपन से रुचि थी या बाद में पैदा हुई? हाँ, ऐसा है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो ग्रामीण है। मैं ग्रामीण क्षेत्र बिहार में एक जदिया गांव है, वहीं की पैदाइश है, आबाई वतन मेरी वही है। तो वहाँ जब पैदा हुआ तो जो मोहल्ले में जो मंदिर है उसमें जाना आना हुआ, तो वो भजन कीर्तन सुनते सुनते कुछ संगीत नुमा कुछ ऐसा हुआ। और बाद में हमने तालीम ली, पढ़ लिख के जब बड़े हुए तो फिर हमने विधिवत तालीम ली उसकी। और मैंने देखते सुनते कुछ कुछ पंक्तियाँ ऐसे गढ़ रहे थे और भी लोग, कुछ लोग जुटते गए तो समझ लिए उसमें इजाफा हो गया। तो एक तरफ संगीत जो है वो पहला प्रेम है मेरा जी, और साहित्य दूसरा प्रेम है। क्या बात है। और आपका ये दोनों ही प्रेम जो है वो सबको बहुत पसंद आता है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक ऐसा भी तो सितारा हो, एक ऐसा भी तो सितारा हो, चांद सूरज से भी जो प्यारा हो, और ऐसा दरिया मिले तो बतलाना जिसका बस एक ही किनारा हो। एक ही किनारा हो।
बेहद खूबसूरत लिखते हैं आप। और मुझे यहीं पर एक चीज़ जाननी है कि जैसा हम कहते हैं गज़ल गोई, हाँ। स्त्रियों की प्रशंसा से या स्त्रियों के साथ प्रेम से जो चीज़ आरंभ हुई थी, जी, आज जी। उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं जी, और जी। वो सकारात्मक परिवर्तन आपकी गज़लों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मुहावरे भी होते हैं, सूक्तियाँ होती हैं और चिड़ियों की बात होती है, पंछियों की बात होती है, माँ की बात होती है, बेटी बहन की बात होती है। तो ये सारे जो विषय हैं वो किस तरह से आपने सोचे कि मैं कुछ अलग हट के गज़ल कहूँगा? ऐसा नहीं सोचा कि अलग हट के कहूँगा, लेकिन बोला ना कि जो बैकग्राउंड में है वही ग्रामीण परिवेश है। मेरी माँ बात बात पर कुछ न कुछ लोकोक्ति कह देती थी। जी। हमारी भाषा, मातृभाषा मैथिली है, लोकोक्ति कहती रहती थी। आज हम जब साहित्य उल्टाते हैं तो लोकोक्तियों का या फ्रेज का, मुहावरों का नितांत अभाव नजर आता है। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो लोकोक्तियाँ जो मेरे कान में गूंज रही है, तो कहीं अगर इस्तेमाल हो जाए गज़लों में, और जो लबो रुखसार की बातें थी जो गज़लों में, जो तहजीबी जो रिवायती गज़लें हैं, उनमें तो आपने तो देखा कि दुष्यंत कुमार के आने के बाद वो सारी वर्जनाएं जो है वो टूट गईं। जी, बिल्कुल। तो कुछ नई बातें जब इसमें समाहित हो जाती है तो कुछ एक अलग आनंद आता है, एक अलग रस मिलता है। तो मैं वही करने की कोशिश करता हूँ, अलग लिखने की कोशिश नहीं करता हूँ, बल्कि सोचता हूँ कुछ कि हम लीक से थोड़ा हटके रहें और वास्तविक एक धरातल पर जो बात हो रही हैं उन बातों को कुछ समाहित करें अपनी पंक्तियों में, तो वो सार्थक हो जाती है। तो ये पब्लिक का, आप लोगों का बड़प्पन है। जी बिल्कुल, हकीकत से सराबोर होती हैं आपकी गज़लें। तो क्यों ना एक गज़ल जो आपकी ज़ुबान पर है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाए। जी, देखिए कि दो चार पंक्तियां ये देखें कि दिल का जब हिस्सा नहीं तो कुछ नहीं। आहा। एक मतला और एक शेर देखे कि दिल का जब हिस्सा नहीं तो कुछ नहीं, हम सफ़र अच्छा नहीं तो कुछ नहीं। क्या बात है कि हम सफ़र अच्छा नहीं तो कुछ नहीं, और यह चाहे जितना भी बड़ा हो आदमी, चाहे जितना भी बड़ा हो आदमी, बात का पक्का नहीं तो कुछ नहीं। क्या बात है, बात का पक्का नहीं तो कुछ नहीं। ये देखिए, ये हकीकत होती है। और जिसे कहते हैं ना हम लोग सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ आपकी शायरी में नज़र आते हैं और उसी के हम सब मुरीद हैं कि बहुत अच्छा लिखते हैं आप। मुझे ये भी पता है कि आपके गीत भी बेहद सुहाने होते हैं। एक गीत मैंने ऑनलाइन कार्यक्रम में सुना था और मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप उसे तरन्नुम में सुनाएं कि आपके फागुन चले आओ सजन जी। बहुत खूबसूरत है। तो तरन्नुम ये है, मुझे याद है कि मैं वो ऑनलाइन प्रोग्राम में सुनाया था। जी। आया फागुन चले आओ सजन जी, आया फागुन चले आओ, हो आया बसंत चले आओ बलम जी, आया बसंत चले आओ, कि मेरी चुनरिया से रंग चुरा कर सरसों के फूल इतराए, मेरी चुनरिया से रंग चुरा कर सरसों के फूल इतराए, होठों की रंगत की संगत में आकर लाखों पलाश खिल जाए, अब ना ही देरी लगाओ सजन जी, अब ना ही देरी लगाओ, हो अब ना ही देरी लगाओ बलम जी, अब ना ही देरी लगाओ, आया फागुन चले आओ सजन जी, आया फागुन चले आओ। हाँ, क्या बात है। और ऐसे स्वर में अगर बुलाया जाएगा तो चले ही आएंगे सरकार। बेहद ही खूबसूरत। क्या बात। और मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है कि जैसा आपने बताया कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ जी, और मंदिरों में भजन होते थे, उन सब से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा और संगीत आरंभ हो गया। बाद में आपने विधिवत शिक्षा ली जी। पर आपको क्या याद है कि आपने पहली रचना जो थी वो कब लिखी थी?
पहली रचना जहाँ तक मुझे याद है, मेरी मादरी ज़ुबान जो है वो मैथिली है, तो पहले मैं मैथिली में, वो 8वीं क्लास में मैं था उस समय, पहली रचना मैंने की थी। तो मैथिली में पहली रचना, और उस समय क्या होता था ग्रामीण पर, तो कुछ भजन वगैरह लिखते रहते थे मैथिली में अपनी मादरी ज़ुबान में। और बाद में जब बाहर गए, लोगों की संगत में गए, हालांकि मैं बीच में फिर छोड़ दिया सारा लिखना, कि हमारे प्रोफेसर बोले कि नहीं अभी पढ़ लिख लो, अगर इसमें रह गए तो हो सकता है आगे नहीं बढ़ पाओ जी। तो इसलिए थोड़ा वक्फा ले लिया, और लंबा ही वक्फा ले लिया। फिर संगीत की तालीम तो चलती रही, लेकिन उसके बाद में फिर मैं लेखन की ओर आया, तो फिर गज़लों की दुनिया में प्रवेश किया। 4 कदम चलने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आप 4 कदम क्या, मतलब आजकल के हम जब देखते हैं साहित्य को, जो समकालीन साहित्य है उसमें आप जो है कहीं ऊंचाइयों पर हैं, और ईश्वर करे बने रहें। आपके जैसा मैंने कहा, आपके विषय अलग होते हैं, हकीकत से जुड़े हुए होते हैं। आपका एक शेर मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि सुकून चैन अपना लुटाते लुटाते कहाँ आ गए, गम उठाते उठाते मेरे बच्चों अपनी भी राहें निकालो, कमर झुक गई अब कमाते कमाते। देखिए, एक बाप कितना बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को जो है वो संदेश दे रहा है, और यही खासियत है आपकी गज़लों की। तो ऐसे ही चंद अशार चाहेंगे? जी ज़रूर। देखिए, एक मतलब यूँ है कि यादें माजी में वहीं शामों सहर बैठी है, यादें माजी में वहीं शामों सहर बैठी है, एक किनारे पे समंदर की लहर बैठी है, एक किनारे पे समंदर की लहर बैठी है। बात निकली है तो एक बात बताता जाऊं, बात निकली है तो एक बात बताता जाऊं, वो खुशी मेरी थी जो आपके घर बैठी है। क्या बात है। वो खुशी मेरी थी जो आपके घर बैठी है। और ये शेर देखें बतौर ख़ास कि इस भरोसे पे कि लौटेंगे कभी नन्हे कदम। अब देखिए, हमारे गांव घर से जो बच्चे पढ़ने बाहर जाते हैं, फिर बाहर के ही रह जाते हैं, तो वहाँ से एक शेर आया है कि इस भरोसे पे कि लौटेंगे कभी नन्हे कदम, धूल गोदी में लिए कच्ची डगर बैठी है। धूल गोदी में लिए कच्ची डगर बैठी है, उससे कहिए कि वो चरखा वहीं रख कर लौटे, उससे कहिए कि वो चरखा वहीं रख कर लौटे। बूढ़ी नानी जो अभी चांद के दर बैठी है, बूढ़ी नानी जो अभी चांद के दर बैठी। क्या बात है। देखिए, ये लोक कथाओं को कैसे आपने अपने शेर में पिरो दिया, ये आपकी विशेषता है। और ऐसी मतलब बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं जो सुनते हैं तो लगता है कि बस सीधे दिल तक उतर के चले जाते हैं। एक और चीज़, आपके अब तक जो गज़ल के संग्रह हैं, वो कितने गज़ल के संग्रह प्रकाशित? 3 गज़ल संग्रह ऐसे हैं जो कि प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें वो मतलब एकल जो संग्रह होता है। बाकी जो संयुक्त संग्रह हैं वो तो दर्जनों हैं, वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 गज़ल संग्रह जो कि हिंदी में है जी, वो अभी तक प्रसाद। मैं नाम जानना चाहूँगी। हाँ, ये पहला जो है वो है गुलेल, और दूसरी किताब का नाम है चुभन, और तीसरी किताब का नाम है कि यहाँ सब लोग हंसते बोलते हैं। और हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, मेरे पास में ये चुभन है इनकी लिखी हुई, और एक और पुस्तक भी है हमारे पास, यहाँ सब लोग हंसते बोलते हैं, जो भी प्रकाशित हुई है। और ज़रूर हम इसमें से सुनेंगे, क्योंकि इसका जो जैसे हम टाइटल सॉन्ग की तरह कहते हैं, तो वो गज़ल जो है ज़रूर सुनना चाहेंगे कि यहाँ सब लोग हंसते बोलते हैं। एक और चीज़ जो आपने नाम बताया अपने गज़लों के जो संग्रह उनके, गुलेल, ठीक है, फिर चुभन जी, और उसके बाद में एक और नाम मैंने पढ़ा था आपका जो प्रकाशन अधीन है, तीरो तरकश। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, गुलेल निशाना सबको याद होगा बच्चों को, कि हम तानते हैं और फिर मारते हैं उसको, ठीक है। तो वो जो मारक क्षमता है आपके शेरों की, आपकी शायरी की जो मारक क्षमता है, वो सचमुच अद्भुत है। और वैसे ही आपने चुभन, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल में नश्तर की तरह चुभती हैं, यही बात है, इसके पीछे वही बात ही है कि गुलेल वो हुआ कि मैं तो अभी सीख रहा हूँ, तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो गिल्ली डंडा से खेलते हैं, गुलेल से मारते हैं, तो मैं सीखना प्रारंभ किया, तो मैं सोचा ये साहित्यिक गुलेल ही है। और चुभन में आप देखेंगी तो बहुत खट्टी कड़वी कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कि बहुत लोगों को चुभ भी सकती है वो बातें, तो इसलिए मैंने उसका नाम चुभन रखा।
और फिर ये यहाँ सब लोग हंसते बोलते हैं, कोई ये गज़ल है उसी की पंक्ति है कि यहाँ, हाँ वो है कि यहाँ बहरे से गूंगे बोलते हैं। इसी गज़ल की वो पंक्ति है, उसी का एक मिसरा है कि यहाँ बहरे से गूंगे बोलते हैं तभी बातें वो खुल के बोलते हैं। यहाँ बहरे से गूंगे बोलते हैं, इतना बड़ा व्यंग है। यहाँ बहरे से गूंगे बोलते हैं तभी बातें वो खुल के बोलते हैं। यहाँ दीवार भी कोई नहीं है, यहाँ दीवार भी कोई नहीं है, तो आखिर लोग किससे बोलते हैं? क्या बात है। तो आखिर लोग किससे बोलते हैं? अमीरों की नहीं होगी ये बस्ती, अमीरों की नहीं होगी ये बस्ती, यहाँ सब लोग हंसते बोलते हैं। अमीरों की नहीं होगी ये बस्ती, यहाँ सब लोग हंसते बोलते हैं। क्या बात है। क्योंकि जो सुकून और चैन और सुख और खुशी होती है, उसका पैसे से कोई सरोकार नहीं है। बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत गज़ल आपने कही है। एक मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूँगी कि आजकल जो है आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद से बहुत लिखा जा रहा है, बहुत सारे, ऐसा लगता है कभी कभी बाढ़ सी आ गई है लिखने वालों की। तो उस पीढ़ी को जो बहुत कुछ लिख रही है, उसके लिए मैं चाहूँगी कि कोई आप एक संदेश दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए कुछ भी लिखा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है लिखना तो चाहिए, ज़रूर लिखना चाहिए कि नई पीढ़ी में बहुत प्रतिभा है, बहुत प्रतिभावान है नई पीढ़ी। लेकिन एक चीज़ है कि लोग इसमें तालीम तरबियत की भी एक ज़रूरत है कि हम लोग थोड़ी सी तालीम लिए, थोड़ी तरबियत लिए कि ताकि क्या ठीक है क्या गलत है, तो वो उसकी एक ज़रूरत है और रहनुमाई की ज़रूरत है। अभी क्या है कि हम लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं। सोशल मीडिया पर क्या है, वाह वाह की भरमार लग जाती है। आपको जितने कनेक्शंस हैं वो कुछ देखते सुनते हैं नहीं, कुछ लोग उसमें देखे, कुछ लोग ऐसे भी वाह वाह कर रहे हैं। तो लोगों को लगता है अरे कमाल के हम लिख रहे हैं। तो आप लिखें, लेकिन उसमें लिखने के बाद आप उसको 10 बार देखें, 20 बार देखें, 100 बार सोचें और तब उसको आप सोशल मीडिया पर डालें। क्योंकि आपको बहुत लोग पढ़ रहे हैं, आपको साहित्यकार समझ रहे हैं, आपको ज्ञानवान व्यक्ति समझ रहे हैं, तो आपकी बात दूर तक जाती है। तो उस बात में कुछ रियलिटी होना चाहिए, साहित्यिक रूप से संपन्नता दिखनी चाहिए उसमें। तो मेरा यही सलाह है कि लिखें ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा नज़र को खोल के भी रखें, है कि नहीं, कुछ भी नहीं लिखते जाएं। बिल्कुल सही बात आपने कही। और आप विदेश यात्राएं भी बहुत करते हैं, देश में तो आपका नाम है ही, पर विदेशों में बहुत जाते हैं। और अभी हाल ही में आप म्यांमार गए थे हिंदी पखवाड़े में, हिंदी दिवस पर। जी। और बहुत सफल कार्यक्रम रहा, कुछ यादें हमारे साथ भी साझा कीजिए। हाँ ज़रूर ज़रूर। तो वो एम्बेसी में कार्यक्रम था म्यांमार में, रंगून में, यंगून अब नाम हो गया है, वर्मा देश जो ब्रह्म देश पहले कहलाता था, हमारा ही पार्ट था कभी वो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारतवंशी वहाँ पर बहुत तादाद में बैठे हुए हैं और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम वहाँ उन लोगों ने किया और कई जगह उन्होंने कार्यक्रम किया। एक दिन तो एम्बेसी में किया, उनके इंडिया सेंटर है वहाँ, विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, वहाँ पर किया। तो मैं वहाँ से 4 पंक्ति आपको देता हूँ। जब आपने बात छोड़ दी तो वहाँ मैंने जो देखा और 4 पंक्तियों का मैंने सृजन किया, तो वो पंक्तियाँ आपके साथ साझा करता हूँ कि पश्तो में बात की न तो अरबी में बात की, इंग्लिश में बात की न तो चीनी में बात की। अब भाषा पे अपनी और मुझे गर्व तब हुआ, भाषा पे अपनी और मुझे गर्व तब हुआ। बर्मा निवासियों ने जो हिंदी में बात की, बर्मा निवासियों ने जो हिंदी में बात की, यंगून वासियों ने जो हिंदी में बात की। क्या बात है, सचमुच बहुत अच्छा लगता है जब हमारी भाषा में कोई हमसे जो गैर हिंदी भाषी हैं वो हमसे बात करते। मैंने बहुत लोगों का वहाँ इंटरव्यू भी लिया है और मेरे फेसबुक पर है वो, तो बड़ा अच्छा लगा कि अपने जो हमारे यहाँ से गिरमिटिया मजदूर लोग गए थे, हमारे पुरखे गए थे वहाँ पर और उन्हें लोभ लालच दे के ले जाया गया था।
बाद में उनकी स्थिति अच्छी हुई, उस समय तो बहुत ख़राब स्थिति थी, आज बहुत अच्छी स्थिति में है वो, और भारत का झंडा बुलंद कर रहा है। भारतीय संस्कृति को उन्होंने छोड़ा नहीं है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उन्होंने उस संस्कृति को नहीं छोड़ी है, अक्षुण्ण रखी है उन लोगों ने। बड़ा ही अच्छा लगा उन लोगों से मिलके। कभी मौका लगे, बड़ा साफ सुथरा देश है, कभी मौका लगे तो आप भी जरूर जाएं। बिल्कुल। और आप जैसे भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय ये संस्कृति जो है वो आपके शायरी में भी मुझे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। कई बार जो शेर होते हैं उसमें ऐसा लगता है पूरी तरह से लिपटी गुथी हुई है और बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इसी हाँ जरूर मिजाज जरूर। के देखिए कौमी यकजहती पर मेरा मतलब ही वो है कि मंदिर मस्जिद और शिवाला तेरे दर, गोशा गोशा नरम उजाला तेरे दर, गोशा गोशा नरम उजाला तेरे दर। जब जब चांद के पैरों में जंजीर पड़ी, जब जब चांद के पैरों में जंजीर पड़ी, दौड़ के आया चांद का हाला तेरे दर, दौड़ के आया चांद का हाला तेरे दर। चेहरा चेहरा फैले हैं अनवार खुदा, चेहरा चेहरा फैले हैं अनवार खुदा, कोई न गोरा कोई न काला तेरे दर, कोई न गोरा कोई न काला तेरे। और ये शेर भी देखें के अंदर बाहर तरसे एक एक बूंद को हम साहिल, बाहर तरसे एक एक बूंद को हम साहिल, अंदर छल के प्रेम प्याला तेरे दर, अंदर छल के प्रेम प्याला तेरे दर, तेरे दर। क्या बात है, क्या बात है। जो संगीत का जब इसमें मिश्रण होता है आपकी शायरी में तो लाजवाब हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ भी जहन में आई है कि कुछ लोग कहते हैं कि गज़ल कहते हैं, हाँ। उसे गाया नहीं जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई गा सकता है तो गाने से परहेज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा तबका है जो इसके बिल्कुल खिलाफत में, वो कहता नहीं गाना नहीं चाहिए, सिर्फ कहना चाहिए, तहत में पढ़ना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए आखिर ये जो बहर और छंद में जो निबद्ध होता है तो ये तो गाने के लिए ही निबद्ध होता है ना। गज़लें तो गाने के लिए मीटर है, तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि संगीत से संजोया जा सके उनको, तो वो सजावट के लिए तो गज़ल बहर में होना ज़रूरी है, तो फिर क्यों नहीं? मौसीकी का तो ये अभिन्न अंग है गज़ल। तो हाँ, एक चीज़ है कि अगर कुछ ज़्यादा, जैसे स्टेज पर हम गज़ल पढ़ रहे हैं तो क्या है कि उनके अल्फाज जो हैं, लफ्ज़ जो हैं, तो हम अगर तहत में पढ़ते हैं तो लोग उधर उधर मुखातिब रहते हैं और वो जो उसके जो असरात हैं वो बिल्कुल ही दिल पर पड़ते हैं कि भाई ये शब्द कहे, ये अल्फाज कहे, ये लफ्ज़ कहे। लेकिन जब उसको गाते हैं तो क्या होता है कि लोग उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, गाने संगीत तरफ। तो इसलिए कहते हैं कि गज़ल के जो अल्फाज हैं तो वो अल्फाज का समझिए, हाँ, वो गुम ना हो जाए और आपने उसको सम्मानित नहीं किया, हाँ। बल्कि आप संगीत में ढाल दिए तो संगीत की तरफ चला गया लोग। हाँ, तो अल्फाज की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन मेरा है कि तहत में भी पढ़ना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रतिभा है, आप संगीत के जानकार हैं तो आपको बिल्कुल आपका है तो आप भी तो गाती हैं, इतना बढ़िया गाती हैं। शुक्रिया। ये
मेरा एक कहना। आपकी जो रचना अक्सर आप जैसे गज़ल गीत ये सब लिखते हैं, आप हास्य व्यंग में भी मैंने आपकी एक रचना मंच पे सुनी थी, हाँ और कुत्ता हाँ, शीर्षक से कुत्ता उसमें, शीर्षक और से। बहुत प्रसिद्ध हुई। अभी आपने शायद वहाँ पे भी सुनाई थी विदेश में, हम्म। तो क्यों ना हमारे दर्शकों को भी सुनाया जाए, वो भी हास्य व्यंग का देखिए, मजा क्या है ले। कि इसमें बड़ा ही तीक्ष्ण चोट है, जी और वो कुत्ता मतलब एक सिंबॉलिक है, और उसमें बहुत ही तीक्ष्ण है काफी, तो इसलिए मैं बहुत जगह थोड़ा हिचकिचाता हूँ। हाँ। और पहले ही डिस्क्लेमर वहाँ कहता हूँ कि भाई ये आप निर्बल औरत के लिए सुन ले, बिल्कुल। कोई आदमी दिल पे दिल मत पे ना लगाना ले इसको। तो वो मैं कहता रहता हूँ। खैर, आपने आदेशित किया है तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ कि फिरा करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता, फिरा करता है आवारा तुम्हारे यार का कुत्ता, जमाना जिसको कहता है दिले बीमार का कुत्ता। सुनो भौं भौं से इसकी क्या मधुर सरगम निकलती है, सुनो भौं भौं से इसकी क्या मधुर सरगम निकलती है। इसे कहते हैं दुनिया में बड़े दरबार का कुत्ता। हाँ हाँ, इसे कहते हैं दुनिया में बड़े बड़े का। दरबार का कुत्ता। तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है, तभी तो शक्ल इसकी हूबहू गधे से मिलती है। यहाँ का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता, यहाँ का हो नहीं सकता है सरहद पार का कुत्ता। और इसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है, इसे देखो ये हड्डी दोस्तों में बांट देता है। बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता, बड़ा दिल वाला है, होगा किसी फनकार का कुत्ता। ये पहले सूंघता है हर किसी को भीड़ में घुसकर, ये पहले सूंघता है हर किसी को भीड़ में घुसकर। तुम इससे दूर ही रहना है पॉकेट मार का कुत्ता, तुम इससे दूर ही रहना है पॉकेट मार का कुत्ता। और आखिर में मैंने अपने पर कुछ उसमें जो है आखिरी पंक्ति के, मुहूर्त देखकर जल्दी से कर दूं पीली दुम इसकी, मुहूर्त देखकर जल्दी से कर दूं पीली दुम इसकी। अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता, अगर मिल जाए साहिल सा भले परिवार का कुत्ता। और तमिल है ये। हाँ जी, बहुत लंबी रचना है। हाँ, लंबी रचना है। तो जी बहुत ही कहते हैं ना कि हास्य तो आसान है, लेकिन हास्य के साथ जो व्यंग होता है और बड़ा चुटीला और पैना व्यंग इसमें छुपा हुआ है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो इस तरह की रचनाएं भी रचते रहिए, लोगों को एक नए उसमें नई दिशा मिलती है। और हम चाहेंगे कि एक अपने मन से आप कोई अच्छा सा गीत सुनाएं हमारे दर्शकों को। ये तोहफा है रब का, खुदा के है नेमत, हमारी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत। ये तोहफा है रब का, खुदा के है नेमत, हमारी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत। ये तोहफा है रब का, हमारे सिवा होगी किसकी हिमाकत, हमारे सिवा होगी किसकी हिमाकत, हमारे सिवा होगी किसकी हिमाकत, किसकी हिमाकत। जो दिल में तुम्हारे रहे बे इजाजत, जो दिल में तुम्हारे रहे बे इजाजत। इसी एक शय पे है कायम ये दुनिया, इसी एक शय पे है कायम ये दुनिया, इसी एक शय पे है कायम ये दुनिया, कायम ये दुनिया। मोहब्बत 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 मोहब्बत, हमारी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत। ये तोहफा है रब का, खुदा की है नेमत, हमारी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत। ये तोहफा है रब का, खुदा की है नेमत। क्या बात है, क्या बात है। आपने लिखा है कि जो भी था मुझ में मेरा वो हिस्सा डूब गया, आधा मैं बाकी था लेकिन आधा डूब गया। और मैंने प्यार लिखा पत्थर पर, पत्ते पर एक नाम,
पत्थर तैर रहा था लेकिन पत्ता डूब गया। मोहब्बत के लिए आपने बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे हैं, और अभी जो आपने सुनाया क्या कहने। वक्त की अपनी सीमितताएं हैं, जी तो करता है कि आपको सुनते रहें, लेकिन हम फिर जुड़ेंगे आपसे। बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपको कितने सारे पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। हम चाहते हैं दिल से कि उससे कहीं ज़्यादा और आपकी उपलब्धियां हों, आपको वो सब चीज़ मिले जिसके लिए आपको मिलना चाहिए जो चीज़ें। और साहिल साहब, ये जो आपका नाम है सुशील साहिल, साहिल कब रखा और किसने रखा, ये चलते चलते पूछना चाहेंगे। साहिल तो हमारे उस्ताद मोहतरम अभी हैं, हयात में हैं, वो फ़ैज़ रहमान फ़ैज़ साहब। तो उनसे मैं जब तालीम लेता था तो उन्होंने कहा कि एक तखल्लुस होना चाहिए जी। तो फिर कई उन्होंने शब्द दिए, कई लफ्ज़ दिए उन्होंने। तो फिर साहिल पर आके हुआ। हालांकि बाद में मुझे पता चला कि साहिल बहुत लोगों ने लगाया है लेकिन एक बार जो नाम रह जाता है तो फिर तो अब सुशील में रहता है, तो सुशील साहिल, सुनील साहिल, तो ये साहिल तो अशोक साहिल, तो कितने साहिलों का भरमार है। तो मुझे लगा कि साहिल तो सभी दरिया किनारे साहिल रहते ही है। तो भाई ठीक है, बहुत सारे साहिल है। तो बस मेरे उस्ताद मोहतरम का ये दिया हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि दो दिल के साहिलों पे एक रास्ता बना दे। मैं हो चुका हूँ जिनका, उनको मेरा बना दे। मुमकिन है एक रिश्ता दोनों के दरमियान, अब बन जाऊं मैं पुजारी, इन्हें देवता बना दे। क्या बात है, क्या बात है। और मैं चलते चलते आपको बस यही सौंपूंगी कि महफिल है आशनाई की उल्फत की शाम है, महफिल है आशनाई की उल्फत की शाम है, ये तो वफा परस्ती मोहब्बत के नाम है। तो आपको हमारे टीवी की तरफ से आपको ढेर सारी मुबारकबाद, आते रहिएगा और आगे आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।